हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक। आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पे स्वागत है। आज मैं फिर आया हूँ क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 लेकर के, जिसका नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे। जैसे हम लोग क्या देखे थे कि रिसोर्स क्या होता है और कोई भी ह्यूमन के लिए रिसोर्स कितना एसेंशियल है, कितना ज़रूरी है, ये हम लोग देख चुके थे। और रिसोर्स को यूज करके कोई भी पर्सन अपने आप को कैसे डेवलप कर रहा था, ये हम लोग देखे थे। और रिसोर्स को क्लासीफाई भी कर चुके थे कि रिसोर्स को कितना तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, रिसोर्स कितना टाइप का होता है, ये हम लोग देख चुके थे। अगर हम उसमें बेस चेंज कर रहे थे तो देख रहे थे कि रिसोर्स का टाइप चेंज हो जा रहा था। जैसे हम ओरिजिन लिए थे, मतलब उस रिसोर्स का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो दो टाइप देखे थे, बायोटिक देखे थे, अबायोटिक देखे थे। एग्जॉस्टिबिलिटी, अगर हम बेस चेंज करके एग्जॉस्टिबिलिटी लिए थे तो उसमें भी दो टाइप था, रिन्यूएबल था, नॉन रिन्यूएबल था। अगर हम देख रहे थे कि उस रिसोर्स का मालिक कौन है, मतलब ऑनरशिप कौन है, ऑनर कौन है, तो इस बेस पे देखे थे रिसोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। पहला था इंडिविजुअल, दूसरा था कम्युनिटी, तीसरा था नेशनल, चौथा था क्या, इंटरनेशनल। और अगर हम बेस चेंज कर दे लेते, जैसे हम बोले कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब उस रिसोर्स का डेवलपमेंट कितना हुआ है, मतलब विकास कितना हुआ उस रिसोर्स में भी 4 टाइप्स था, पोटेंशियल था, डेवलप था, स्टॉक था, रिजर्व था। तो इस तरह हम लोग देखे थे कि क्लासिफिकेशन देखे थे, रिसोर्स का क्लासिफिकेशन। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, मतलब रिसोर्स को इसमें डेवलप करना है, तो रिसोर्स के डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, वो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। आखिर क्या ऐसा हुआ कि रिसोर्स को ही डेवलप करने की जरूरत पड़ी। और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एजेंडा 21 क्या होता है, रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ सबमिट हुआ था वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए ताकि सारा टॉपिक आप लोग को अच्छा से क्लियर हो सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। रिसोर्सेज जो होता है सो वाइटल होता है। वाइटल करने का मतलब आवश्यक होता है, किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर मान के चलिए रिसोर्स नहीं होगा तो हम लोग जिस तरह का क्वालिटी या क्वांटिटी का लाइफ हम लोग जीना चाहते हैं उस तरह से जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। रिसोर्स हम लोग कोई भी ह्यूमन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो रिसोर्स क्या होता है, वाइटल होता है, किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। और ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होता है, वाइटल होता है। तो ह्यूमन बीइंग में एक और मान्यता शुरू से ही क्या है कि जो रिसोर्स होता है सो नेचर के द्वारा दिया गया, फ्री गिफ्टेड है, मतलब फ्री में दिया गया है, फ्री में मिला है। जैसे कुछ रिसोर्स हम लोग को फ्री में मिल जाता है, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं उसी टाइम से कुछ रिसोर्स हम लोग को फ्री में मिल जाता है, जैसे एयर मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, लैंड मिल जाता है, या ये सब क्या होता है, फ्री में मिलता है। तो फ्री का धन कोई भी कितना यूज करता है, मतलब बेमतलब का बर्बाद करते रहता है, सोचता है कि ये फ्री का है। जैसे मान के चलिए कोई गाड़ी धो रहा है, बाइक धो रहा है, तो क्या करता है, जितना मन हुआ उतना पानी बहा दिया, नल खुला ही छोड़ दिया गया। तो इस तरह से क्या गया, इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया गया, मतलब रिसोर्स को बेमतलब का इनडिस्क्रिमिनेट अंधाधुंध यूज करने लगा। और अंधाधुंध यूज करने से क्या हुआ, रिसोर्स पे संकट आ गया। और संकट आने के वजह से ही रिसोर्स को डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी, मतलब उस रिसोर्स को क्या करना पड़ रहा है, डेवलप करने के पड़ रहा है, डेवलप करने की जरूरत पड़ रहा है। तो देखिए ह्यूमन बीइंग क्या किया, कोई भी रिसोर्स को क्या किया, इंडिस्क्रिमिनेट यूज किया। इंडिस्क्रिमिनेट मतलब क्या होता है, अंधाधुंध यूज किया, मतलब जिस तरह से मन हुआ उस तरह से यूज किया। और रिसोर्स को जब जिस तरह से मन हुआ उस तरह से यूज करोगे तो रिसोर्स में संकट आएगा। तो इसमें 3 तरह का संकट आया, इस रिसोर्स में 3 तरह का संकट आया। पहला क्या हुआ, डिप्लेशन हो गया। डिप्लेशन मतलब क्या होता है, रिसोर्स का कमी आ गया। अब कोई भी चीज को तुम ज्यादा यूज करोगे, मान के चलिए लकड़ी है, जंगल में लकड़ी है, अब रोज रोज लकड़ी काट के लाओगे तो क्या होगा, एक दिन जंगल साफ हो जाएगा, मतलब उस लकड़ी अब मिलेगा जंगल में, नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से कोई भी रिसोर्स को अब ज्यादा यूज करोगे, अंधाधुंध यूज करोगे तो क्या होगा, उसका डिप्लेशन होगा ही। मतलब कोई फ्यू, सब लोग तो ऐसा करते नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो अपने लालच के कारण, ग्रीड के कारण क्या करते हैं, उस रिसोर्स को बहुत यूज करते हैं। ये लगता है कि नहीं सब हम ही अपने पास रख ले। तो वैसे ही क्या हुआ कि कोई भी रिसोर्स को जब ज्यादा यूज किया गया तो उस रिसोर्स का क्या हो गया, डिप्लेशन हो गया, मतलब कमी हो गया। किस लिए हो गया, तो ग्रीड, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्स को बहुत ज्यादा यूज किए, जिसके वजह से क्या हुआ कि उस रिसोर्स का डिप्लेशन मतलब कमी हो गया। और क्या हुआ, दूसरा प्रॉब्लम हुआ कि एक्यूमुलेशन हो गया, मतलब 2 भागों में बट गया, सोसाइटी पूरा 2 भागों में बट गया। एक्यूमुलेशन मतलब होता है संग्रह करना, एक्यूमुलेशन मतलब होता है कि संग्रह करना। अब कोई भी रिसोर्स को अगर कोई भी संग्रह करने लगेगा तो इससे क्या होगा, जो संग्रह कर पाया उसके पास वो रिसोर्स होगा, और जो नहीं कर पाया उसके पास वो रिसोर्स नहीं होगा। मान के चलिए जिसके पास पैसा है,
जिसके पास पैसा वो क्या किया, रिसोर्स को अपने यहाँ एब्जॉर्ब करके रख सका, मतलब जितना रिसोर्स हो सका अपना यूज में लाया। और जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या किया, रिसोर्स को यूज कर पाएगा, नहीं यूज कर पाएगा। तो ये एक्युमुलेशन की वजह से, मतलब संग्रह करने की वजह से सोसाइटी जो है दो पार्ट में बट गया, एक गरीब में एक अमीर में। मतलब जिसके पास कुछ है वो रिसोर्स को खरीद पाया, जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या किया, रिसोर्स को नहीं खरीद पाया। तो इससे क्या हुआ कि सोसाइटी दो भागों में बट गया। सोसाइटी कितना पार्ट में बट गया, दो पार्ट में, एक रिच और एक पुअर, एक रिच और एक पुअर। मतलब जिसके पास कुछ था वो गरीब, हैव्स, और हैव नॉट में क्या, पुअर। तो ये एक्युमुलेशन के वजह से एक्युमुलेशन हो गया। तीसरा संकट क्या आया, तो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन मतलब इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन मतलब क्या हुआ कि कोई भी रिसोर्स का अंधाधुंध यूज करना। जब कोई भी रिसोर्स को अंधाधुंध यूज करोगे तो उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, आप ही अनुमान लगाइए। जैसे मान के चलिए पेट्रोल है, अब पेट्रोल का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा। बहुत ज़्यादा यूज होने से क्या हुआ कि उससे क्या हुआ, पोल्यूट हुआ। मतलब मान के चलिए जब कोयला पेट्रोलियम कहीं जब ज़्यादा यूज हुआ तो उससे क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से पूरा इन्वायरमेंट क्या हो गया, पोल्यूट हो गया। जब पूरा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जब मात्रा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। अब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ओजोन लेयर भी डिप्लेशन हो जाएगा और लैंड डिग्रेडेशन भी हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कोयला ही निकाला जा रहा है, पेट्रोल ही निकाला जा रहा है, खूब मात्रा में निकाला जा रहा है, उससे क्या होगा, लैंड का भी नुकसान होगा, तो लैंड डिग्रेडेशन भी होगा। तो देखिए इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन के वजह से चार चीज हो रहा है। क्या हो रहा है, पहला हो रहा है इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, सेकंड क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, थर्ड क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और फोर क्या हो रहा है, फोर हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। मतलब इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन के वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस उत्पन्न हो जा रहा है। मतलब वैश्विक स्तर पर संकट उत्पन्न हो रहा है, पूरा विश्व में संकट उत्पन्न हो रहा है। जैसे मान के चलिए आप पेट्रोल, कोई ऐसा देश है जो कि बहुत ज़्यादा पेट्रोल यूज कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो पेट्रोल का जो उससे जो पोल्यूशन होगा वो उसी देश का भुगतना पड़ेगा, मतलब उसी देश में इफेक्ट पड़ेगा, ये तो है नहीं। क्योंकि वहाँ से जो पोल्यूशन होगा तो आसपास के भी एरिया में भी जाएगा ना। तो ये जो होता है कि पूरा आसपास में इसका सजा भुगतना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि जो गलती किया उसी को भुगतना पड़ेगा, या जो व्यक्ति रिसोर्स को ज़्यादा यूज कर रहा है उसी को नुकसान होगा, नहीं, उसमें वहाँ के रहने वाले सभी लोगों को नुकसान होगा। तो इसमें क्या हुआ कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस उत्पन्न होने लगा। जब ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस उत्पन्न होने लगा तो क्या हुआ कि अब विचार होने लगा कि नहीं, रिसोर्स को जो है ना से इस तरह से यूज किया जाना चाहिए ताकि सबके लिए बेनिफिट हो सके। और जिस तरह से मन हुआ उस तरह से अगर हम यूज करेंगे तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि संकट उत्पन्न आ जा रहा है, रिसोर्स में बहुत संकट उत्पन्न हो जा रहा है, डिप्लेशन हो जा रहा है। उसका मतलब वो रिसोर्स बहुत ही कमी हो जा रहा है। और इसमें क्या हुआ, सोसाइटी में डिस्पैरिटी उत्पन्न हो गया। मतलब इसमें गरीबी अमीरी में समाज बंटने लगा। अब सबों के मन में ये बात आने लगा कि ये जो रिसोर्स का यूज जो होना चाहिए ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहने के मतलब हर लोगों का जितना जरूरी है, जितना रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से रिसोर्स को मिलना चाहिए। जैसे मान के चलिए कोई ज़्यादा बड़ा देश है तो उसको ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत होता है तो उसको ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहिए। जो कम है, छोटा देश है, उसको कम प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब जिस तरह का रिक्वायरमेंट हो उसी तरह का रिसोर्स को उसको अवेलेबल करवाया जाना चाहिए। और क्या, ताकि ग्लोबल स्तर पर, मतलब पूरा वैश्विक स्तर पर जो है से पीस, मतलब शांतिपूर्ण जीवन जी सके लोग, या जिस तरह से क्वालिटी क्वांटिटी में लाइफ जीना चाहिए उस तरह से जिया जा सके। तो मतलब इस तरह से जब उत्पन्न होने लगा, इस तरह से बात जब उठने लगा तो एक बात आया उठ करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। मतलब रिसोर्स को हम लोग किस तरह से किया जाए, तो इसमें सब जब बात करने लगे, मतलब ऐसा नहीं कि एक देश की बात कर रहे थे, हर लोग अपना अपना में बात कर रहे थे कि रिसोर्स को इस तरह से मतलब डेवलप करना चाहिए। तो इसी तरह से क्या हुआ, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात उठी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये बात बोला गया कि कोई भी रिसोर्स को हम लोग इस तरह से यूज करें तो कि हम लोग का नीड, तो प्रेजेंट जनरेशन का नीड जो है सो सेटिस्फाई हो, और वो ऐसा ना हो कि जो फ्यूचर जनरेशन हो, मतलब कमिंग जनरेशन, जो आने वाले जनरेशन हो, उसके लिए वो रिसोर्स बचे ही नहीं। मतलब इस तरह से हम लोग को यूज करना होगा रिसोर्स को, ताकि हम लोग अपना
नीड को सेटिस्फाई करे, मतलब प्रेजेंट जनरेशन के नीड के सेटिस्फाइड करे और क्या फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्स अवेलेबल रखे ताकि वो भी यूज कर सके। ऐसा नहीं कि हम लोग जो रिसोर्स यूज किए बाद में जो फ्यूचर जनरेशन आने वाले उसको पता भी ना चले कि ऐसा भी रिसोर्स होता था। तो रिसोर्स को मतलब सस्टेन करना, मतलब सस्टेन मतलब क्या होता है, सर्वाइव करना। रिसोर्स को सर्वाइव करना भी जरूरी होता, तो उसके लिए आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या, कोई भी रिसोर्स को हम यूज कर रहे हैं तो इस तरह से यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन वाले के लिए भी कुछ ना कुछ रिसोर्स को हम लोग छोड़ दें। जिस तरह से हमको नेचर के द्वारा मिला है उसी तरह से हम फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो कमिंग जनरेशन है उसके लिए हम छोड़ दें रिसोर्स को। तो हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक डिफिनेशन लिख देते हैं, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सिंपल सा डिफिनेशन लिखना होगा, क्योंकि ताकि याद रहे आप लोग को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट Sustainable development is a development which using the resources in such a way that it fulfill the need of present generation and keeping in mind the need of future generation without damaging environment। तो देखिए ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सुंदर सा डिफिनेशन कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस तरह का डेवलपमेंट है कि मतलब आप कोई भी रिसोर्स को हम यूज करें और उस रिसोर्स को क्या करें, कमिंग जनरेशन के लिए छोड़ के। जैसे मान के चलिए पेट्रोल है, अब पेट्रोल को हम लोग को इस तरह से यूज करना चाहिए ताकि हम लोग तो यूज करें और एज इट इज़ रिसोर्स के रूप में हम लोग आने वाले जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाए। ऐसा नहीं कि पेट्रोल मिला है तो हम ही लोग यूज करके सब क्या कर दे, इंड कर देते। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोला जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि रिसोर्स को एज इट इज़ इस तरह हम लोग को मिला है उसी तरह से मतलब कमिंग जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाए, तो उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात जो है सो कोई घर में बैठ करके सोचा जा रहा था, मतलब कोई एक पर्सन सोच रहा था? नहीं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात उठी थी ये रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राजील में है। तो रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस में क्या क्या उठा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वहाँ कौन कौन से पार्टिसिपेट लिए थे? तो रियो डी जेनेरियो के सबसे पहले समझते हैं, तो इसको रफ करते हैं कि रियो डी जेनेरियो में क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात उठा था। तो सबसे पहले समझते हैं कि रियो डी जेनेरियो है कहाँ और उसमें क्या क्या बात हो रहा था। रियो डी जेनेरियो देखिए, रियो डी जेनेरियो, ये रियो डी जेनेरियो है कहाँ पे? तो एक ब्राजील का एक शहर है जहाँ पे है रियो डी जेनेरियो। कहाँ पे है? ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? तो ब्राजील में है। और कब ये मीटिंग हुआ था? तो ये मीटिंग हुआ था 14 जून 1992। देखिए इस मीटिंग में
100 से ज़्यादा हेड, मतलब 100 से ज़्यादा कंट्री के जो हेड थे, हेड करने का मतलब जो वहाँ के पीएम प्रेसिडेंट जो थे वो शामिल हुए थे, मतलब मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स। मतलब 100 से ज़्यादा देशों के नेता जो थे, मतलब मैन नेता, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, पीएम हो गए, तो वो सब क्या किए थे, इसमें पार्टिसिपेट लिए थे। जो ये मीटिंग कहाँ पे हो रही थी, तो रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राज़ील में है। कब हुई थी, तो 14 जून 1992 में। उसमें 100 से ज़्यादा कंट्री के लोग इसमें भाग लिए थे। और इस रियो डी जेनेरियो को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं अर्थ समिट। अर्थ समिट, और ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। तो देखिए ये पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। और इसमें देखिए निष्कर्ष क्या निकला, जब यहाँ से बैठ करके जब डिसीजन लिया जा रहा था इन्वायरमेंट के बारे में, तो इसमें डिसीजन निकल के मेनली एजेंडा 21 आया। और एक निष्कर्ष और क्या निकला था, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल था। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या है, तो देखा गया था इसमें कि 21वीं सेंचुरी तक कोई भी फॉरेस्ट को लेकर के किस तरह से उसमें होना चाहिए कि फॉरेस्ट को डेवलप किया जाए, कितना फॉरेस्ट होना चाहिए, मतलब 21वीं सेंचुरी तक। देखिए ये कब का डाटा है, 1992 का था। तो उस टाइम से 21वीं सेंचुरी तक तो फॉरेस्ट को किस तरह से डेवलप किया जाना चाहिए, ये एक मुद्दा उठा था। एक मैन निष्कर्ष निकला था, दूसरा निकला था एजेंडा 21। तो हमारे बुक में एजेंडा 21 के बारे में दिया गया कि एजेंडा 21 इसका डिफिनेशन दिया हुआ है। तो हम लोग एजेंडा 21 को समझते हैं। अच्छा, एजेंडा 21 इसको बोला क्यों गया, क्योंकि इसमें 21 निष्कर्ष निकाला गया था। 21 ऐसा मुद्दा था जिस पर बात किया गया था उसमें, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा एजेंडा 21। तो हम लोग समझते हैं कि एजेंडा 21 क्या था और इसमें क्या क्या बात किया गया था। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले एजेंडा 21। एजेंडा 21, तो देखिए एजेंडा 21 किसका निष्कर्ष था, तो रियो डी जेनेरियो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो मीटिंग हुआ था, उसी से निकल करके आया था क्या, एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 में जितना भी पार्टिसिपेट लिए थे, 100 से जो ज़्यादा लीडर थे, वो जो पार्टिसिपेट लिए थे वो डिक्लेरेशन में साइन किए थे। डिक्लेरेशन करने का मतलब जो पेज था जिसमें सब चीज़ बात लिखा गया था कि ये चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ पर सोल्यूशन निकाला गया था, उस डिक्लेरेशन पे क्या किए थे, साइन किए थे। डिक्लेरेशन पर क्या किए थे, सभी नेता, सभी लीडर जो थे से क्या किए थे, साइन किए थे। और ये जो डिक्लेरेशन तैयार किया गया था वो कहाँ पे हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में जो समिट हुआ था, ये कौन करवाया था, तो यूनाइटेड नेशन करवाया था। मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जब मीटिंग करवाया गया था किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो इसमें क्या बोला गया था कि ये अचीव करने के लिए किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग जिसे पढ़ चुके हैं, तो क्या अचीव करने की बात कही गई थी एजेंडा 21 में, तो अचीव करने की बात कही गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। मतलब अचीव करने की बात कही गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने की बात कही गई थी। तो कौन कौन सा ऐसा अर्जेंट प्रॉब्लम था जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाने की बात कही गई थी, मतलब कॉम्बैट किया गया था। कौन कौन सा ऐसा मुद्दा था जिसमें कॉम्बैट किया जा सकता था, तो देखिए कॉम्बैट कौन कौन सा ऐसा अर्जेंट प्रॉब्लम था। कॉम्बैट में प्रॉब्लम कौन कौन सा था, देखिए पहला प्रॉब्लम था इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज,
क्लाइमेट मतलब इस तरह का मुद्दा पे कम्बैट करने की बात कही गई, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने की बात कही गई थी। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सब मुद्दे पे बात की गई थी। तो करेगा कौन, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेगा होगा कैसे, नियम कानून की जरूरत होगी। तो नियम कानून किसे बनाने के लिए सौंपा गया, तो जो मीटिंग में भाग लिए थे वो नियम कानून नहीं बनाए, वो अपने अपने देश में जाकर के लोकल गवर्नमेंट जो थे, मतलब जो सरकार चलाती थी लोकल सरकार, तो उन सबको बोला गया कि आप अपने तरीके से नियम कानून बनाइए और क्या कीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीजिए, मतलब कोई भी रिसोर्स को सस्टेन कीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीजिए। तो क्या किया गया, इस काम किसको सौंपा गया, तो लोकल गवर्नमेंट को सौंपा गया। लोकल गवर्नमेंट को सौंपा गया, मतलब जो स्थानीय स्तर पे जो लोग सरकार काम करती थी वो सभी अपने अपने देश में स्थानीय मतलब निचला स्तर से विकास करने की बात कही गई रिसोर्स को। तब जब बात कही गई क्या, लोकल गवर्नमेंट को कि रिसोर्स को किस तरह से आप मैनेज कीजिए ताकि रिसोर्स सस्टेन कर सके, मतलब कमिंग जनरेशन के लिए भी बच सके। तो इसके लिए क्या जरूरत है, प्लानिंग का, मतलब रिसोर्स प्लानिंग का। तो रिसोर्स प्लानिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग को किस तरह से किया गया, इंडिया में किस तरह से रिसोर्स प्लानिंग किया गया कि नहीं किया गया, इसके लिए सरकार कुछ की या नहीं की। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक डिफिनेशन तो निकल गया था इस मीटिंग में, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और आज तक ना कोई ध्यान दी है ना दे रही है। मतलब ये सिर्फ एक डिफिनेशन बना कि इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही इसको कोई फॉलो किया था। तो इसीलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि रिसोर्स को किस तरह से प्लानिंग किया गया, भारत सरकार ने किस तरह से इसके लिए प्लान किया है कि रिसोर्स को किस तरह से मैनेज करे, किस तरह से यूज करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।